गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। बच्चों, आप सभी को मेरी ऑडियो आ रही है क्या? एक बार मुझे ऑडियो चेक दे दो। मुझे एक बार ऑडियो वीडियो चेक दे देना बच्चों, सभी बच्चे। गुड इवनिंग रक्षित, गुड इवनिंग श्रेया। तो श्रेया ने बोला आ रही है, रक्षित ने भी बोला आ रही है। ठीक है जी। ठीक है, ऑडियो वीडियो ओके है, बोल दिया। गुड इवनिंग सिद्धि, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और 1 मिनट में स्टार्ट करता हूं, और बच्चे जुड़ जाएं थोड़े से। तो अब तक मुझे बताओ क्या हालचाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सभी बच्चे? तो और बच्चे भी एक बार अपने मैसेजेस दे दीजिए, जो बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप सभी तक मेरी आवाज, मेरी वीडियो प्रॉपर जा रही है। वेरी गुड इवनिंग राजवीर, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलिए बच्चों, तो बच्चों आज हमारी पहली क्लास है फास्ट ट्रैक बैच की। तो सबसे पहले तो आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारी आरकेजी की फास्ट ट्रैक बैच में, फर्स्ट क्लास में। गुड इवनिंग मुस्कान, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है फास्ट ट्रैक बैच में। आज से जो हमारी जर्नी स्टार्ट होगी इस बैच में, वो जर्नी स्टार्ट होगी सिर्फ एक गोल दिमाग में रख के कि हमें बोर्ड्स में कितने मार्क्स लाने हैं। 100 ऑन 100, 100 ऑन 100 मार्क्स लाने हैं सारे सब्जेक्ट्स में। हमें पूरी अपनी मेहनत करके हमारा टारगेट है 100 ऑन 100। ठीक है, तो इस जर्नी में मैं बच्चों आपका साथ दूंगा। मैं अभी आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरे ख्याल से मेजॉरिटी बच्चे शायद मुझे नहीं जानते होंगे, तो मैं अपना थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ज्यादा नहीं। तो हमारी सारी फास्टैग बैच क्लासेस में सिर्फ एक मकसद है कि आपको बोर्ड्स के लिए तैयार करना। अगर अभी तक आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे, तो हमारा टारगेट है कि आप बोर्ड्स आने तक इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि बिल्कुल रेडी हो जाओ कि हाँ अब तो हमें बोर्ड्स में आग लगा देनी है। चलिए, तो सभी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी और बच्चे ज्वाइन करेंगे, तो बीच बीच में आपके चैट्स देखता रहूंगा मैं। चलिए, तो बच्चों पहले मैं अपना आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं, जो बच्चे स्पेशली मुझे नहीं जानते उन बच्चों के लिए, और नहीं जानते होंगे वो तो मेरे को पता ही है। तो बच्चों मेरा नाम शिलिन है और मैं एक सीए हूं बच्चों, है ना। और मैं आरकेजी के साथ काफी सालों से एफिलिएटेड हूं, और आरकेजी में सारे जो बैचेस होते हैं उसमें मैं किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व रहता हूं। फुल फ्लेज तरीके से भी इन्वॉल्व रहता हूं और दूसरे तरीकों से भी इन्वॉल्व रहता हूं। तो बेसिकली मैं बहुत सारे बच्चों को गाइड करता हूं आरकेजी में, चाहे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हो, हमारे फेस टू फेस स्टूडेंट्स हो, चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो। तो मैं सभी के साथ बच्चों डील करता हूं। तो मेरा जो सब्जेक्ट रहता है बच्चों, वो रहता है अकाउंट्स का। क्लास 11 से लेके और प्रोफेशनल कोर्सेस में ग्रेजुएशन तक हर जगह मेरा जो सब्जेक्ट रहता है वो एरिया रहता है अकाउंट्स का। तो आप लोगों का जो मैं पेपर कवर करूंगा, जो सब्जेक्ट कवर करूंगा, वो करूंगा अकाउंट्स का, राइट। तो इसके अलावा बच्चों वैसे मुझे सीए बने हुए, अगर मैं वैसे बोलूं तो अराउंड हो गए हैं 4 साल से ज्यादा ही हो गए हैं बल्कि। तो और मैं यंग ही हूं अभी, मैं आई एम नॉट इवन 30। तो मैं क्या है कि मैं जो भी सारे स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं, चाहे आरकेजी में मिलते हैं, चाहे इधर उधर मिलते हैं, चाहे यूट्यूब पे मिलते हैं, कहीं पे भी मिलते हैं, सभी बच्चे आप मेरे छोटे भाई बहन हो। तो आपको भी मैं बोलूंगा भाई मेरे को अपना बड़ा भाई मान लेना, आज से इसी पल से मान लेना कि मैं बड़ा भाई हूं।
आपको मुझे सर बोलने की भी जरूरत नहीं, आप मुझे भैया भी बोल सकते हो। बहुत सारे बच्चे मुझे बड़े भैया भी बोलते थे पहले भी, तो आप भी मुझे भैया बोल सकते हो। बाकी जो आप मुझे बोलना चाहो बोल सकते हो। तो आप मेरे सब छोटे भाई बहनों, तो मैं ऐसा मान के चलूंगा कि भाई मैं अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा रहा हूं, राइट? ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग प्रियांक, वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप? गुड इवनिंग अरमान, चलो वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चों देखो, वैसे तो अब क्या है कि आधा साल निकल चुका है, तो सिलेबस अगर मैं अकाउंट सब्जेक्ट की बात करूं तो आपको अकाउंट्स का सिलेबस पता होगा, तो मैं बहुत डिटेल में सिलेबस तो नहीं डिस्कस करूंगा, बट मैं आपको सारी पहले शुरुआत में कुछ बातें बताऊंगा कि भाई क्या क्या पढ़ना होता है हमें अकाउंट्स में, बेसिकली क्या वेटेज रहती है और किस प्रकार से हमारी पढ़ाई चलेगी। ठीक है, तो पहले आप शांति से मेरी बातें सुन लेना, 10-15 मिनट हम लोग ऐसी गप्पे मारेंगे, एक दूसरे को थोड़ा समझेंगे, बिकॉज आज फर्स्ट क्लास है। तो आज मैं बहुत ज्यादा ये नहीं एकदम दबाव डालूंगा आप पे कि भाई ये पढ़ो वो पढ़ो, बहुत पढ़ा रहा हूं या कुछ कर रहा हूं। तो आज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर, कि भाई हम एक दूसरे को जान पहचान कर ले, थोड़ा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, तो मैं आपके साथ कुछ 10-15 मिनट कुछ और बातें करूंगा, कुछ आपको बातें बोलूंगा, कुछ आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप लोगों के कुछ सवाल होंगे तो वो सवाल भी टेकअप करूंगा। तो पहले आप मेरी बातें सारी सुन लेना, फिर आप मेरे से जो बात करना चाहते हैं वो आराम से करते रहना। तो बच्चों, जो अकाउंट्स का पेपर हमारा होता है, जो बोर्ड एग्जाम्स की मैं बात अगर करूं तो वो होता है, आपको पता है, 80 मार्क्स का। ठीक है, और वैसे पूरा पेपर तो 100 मार्क्स का है, तो बैलेंस जो 20 मार्क्स होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं। वो प्रैक्टिकल के होते हैं जिसमें आपको अपना प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ती है, आपको इंटरव्यू वाइवा देना पड़ता है, मुझे बोलना चाहिए, एक छोटा सा रिटन टेस्ट भी होता है। तो ये आपके 20 मार्क्स जो होते हैं बेसिकली, वो तो आपके स्कूल वाले कमा के दे देते हैं आपको। ट्रस्ट नहीं, स्कूल वालों के साथ, अपनी टीचरों के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना, तो 20 मार्क्स तो आपको आराम से वो कमा के दे देंगे। हमारा जो बच्चों फोकस रहता है अपनी क्लासेस में वो इन 80 नंबरों पे होता है। 80 मार्क्स का जो आपका प्रॉपर रिटन एग्जाम होगा, 3 आवर्स का एग्जाम होगा, इसकी तैयारी करना हमारा यहाँ पे मोटिव रहता है। अब ये 80 मार्क्स बच्चों आपको कैसे बटे हुए हैं मैं बता देता हूं। ठीक है, सब बातें बताऊंगा, थोड़ा तसल्ली से बस सुन लेना। बेसिकली हमको यहां पे कितनी बुक्स कवर करनी है बच्चों? 3 बुक्स हमें कवर करनी होती है यहां पे इन 80 मार्क्स के लिए। बुक 1 बोलूंगा मैं, बुक 2 बोलूंगा मैं, और बुक 3 बोलूंगा मैं, राइट? बुक 1 और 2 को क्यूमुलेटिवली आपके सिलेबस में पार्ट ए बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं पार्ट ए। हम नहीं बोलता, मतलब सीबीएसई बोल देता है इसको पार्ट ए, और बुक 3 को सीबीएसई बोलता है पार्ट बी। इसकी अगर मैं वेटेज की बात करूं तो पार्ट ए की ओवरऑल वेटेज होती है बच्चों 60 मार्क्स की, और पार्ट बी की ओवरऑल वेटेज होती है 20 मार्क्स की। अब बुक 1 बुक 2 में बच्चों क्या कवर है? बुक 1 बुक 2 में भी मैं बताता हूं क्या कवर है। बुक 1 में हम पूरा पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, और बुक 2 में हम बच्चों पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट्स। और सीबीएसई वालों ने आपकी सहूलियत के लिए इसमें भी वेटेज बता रखी है कि भाई पार्टनरशिप अकाउंट्स ओवरऑल आपका 36 मार्क्स का रहेगा, और कंपनी अकाउंट्स जो आपकी बुक 2 में है वो बेसिकली 24 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से वेटेज बता रखी है, राइट? और बुक 3 तो देखो अकेली एक ही बुक है, तो इसमें अपने आप में 20 मार्क्स की ही वेटेज रहेगी। और बुक 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? बुक 3 में हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये हमारा बुक 3 में होता है। तो बुक 3 जो होती है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो बेसिकली कंपनी अकाउंट्स का ही कंटिन्यूएशन है। तो बुक 2 और बुक 3 में हम सारी बातें कंपनी के लिए करते हैं, और बुक 1 में हम सारी बातें पार्टनरशिप अकाउंट्स में या पार्टनरशिप के लिए करते हैं। इस तरह से आपका ओवरऑल कोर्स बटा हुआ है, या आपका जो पूरा सिलेबस है वो इस तरह से बटा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं बच्चों? हम आरकेजी में हमेशा ऑर्डर में ही चलते हैं, यानी पहले तो हम लोग बुक 1 पूरी कवर करेंगे, और अपने 36 मार्क्स जो सबसे ज्यादा वेटेज वाली बुक है उसी से स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारे को यहां पे अभी प्रेशर ना रहे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा थोड़ा प्रेशर भी बढ़ता है और हमें हमारी स्पीड और बढ़ानी पड़ती है। तो इसलिए हम लोग पहले 36 मार्क्स को फाइनल अपना कर देंगे, पक्के कर देंगे।
उसके बाद फिर हम लोग सीक्वेंस में बुक 2 की तरफ जाएंगे, कंपनी अकाउंट्स की तरफ, और यहां पे अपने 24 मार्क्स पक्के कर लेंगे। और फिर लास्ट में ऑफ कोर्स हम लोग फिर बुक 3 में जाएंगे, जहां पे हम अपने बचे हुए 20 मार्क्स कवर करेंगे। ठीक है। हाँ, बुक 2 और बुक 3 में एक हाथ दो जगह पे इंटर रिलेशन होता है, इंटरलिंकिंग होती है, तो वो चीजें हम अकॉर्डिंगली फिर बुक 3 में ही पढ़ते हैं। तो बुक 2 में एक दो चीजें हमें स्किप करनी पड़ती है जो हम बुक 3 से ही कवर करते हैं। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं, तो मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूं कि हमारी पढ़ाई कैसे चलेगी। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं अपना टीचिंग का बताऊंगा कि भाई मैं फास्ट ट्रैक बैच कैसे कवर कराता हूं। तो जैसे कि आपसे पहले भी वादा किया गया है बच्चों, आपका फास्ट ट्रैक बैच है, तो ऐसा नहीं कि कुछ आपको छुड़वाया जाएगा। हम 100% फुल कॉन्सेप्ट की कवरेज करेंगे, 100% कॉन्सेप्ट्स की कवरेज करेंगे, प्लस मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा। आई बिलीव भाई अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें जितनी ज्यादा हम बिल बांट के प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारी ग्रिप बनेगी। तो मैं आपको क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ये मेरा तरीका रहता है। और बच्चों, जो बुक हम लोग फॉलो करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए या बेसिकली क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए, वो होती है टीएस गरेवाल। तो आपको अच्छे से पता होगा इस बुक के बारे में, आपने सुना होगा। तो हमारी पढ़ाई टीएस गरेवाल से चलती है, वो भी लेटेस्ट एडिशन। लेटेस्ट एडिशन को ही हम लोग फॉलो करते हैं, टीएस गरेवाल की। तो पहले तो मैं आपसे पहली रिक्वेस्ट डालने जा रहा हूं, पहली रिक्वेस्ट मैं आपसे करने जा रहा हूं बच्चों। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बुक नहीं खरीदते लेटेस्ट, या पुरानी बुक को रेफर करते हैं, जो भी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर पॉसिबल हो बच्चों, मैं किसी प्रकार का आपको प्रेशर नहीं डालूंगा, बट मैं एडवाइस दूंगा ताकि आप लोगों की जर्नी कंफर्टेबल रहे। तो अगर आपने लेटेस्ट टीएस गरेवाल बुक नहीं खरीदी है, तो इफ पॉसिबल प्लीज खरीद लेना, ताकि आप लोगों को लिए इजी रहे। किताबों में बच्चों मैं हमेशा मानता हूं, मैं आपको भी बोलूंगा, किताबों में कभी भी खर्चा नहीं होता। बुक्स जो आप खरीदते हो, बुक्स एक इन्वेस्टमेंट होती है। इवन हम जब अकाउंटिंग करते हैं ना बच्चों बुक्स की, तो बुक्स को हम कभी भी खर्चा नहीं मानते। कभी भी आपको बुक्स परचेज करी, ये पीएनएल अकाउंट का खर्चा नहीं दिखेगा। बुक्स को हमेशा हम फिक्स्ड एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं भाई किताबें इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। तो आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो आपको भी बस यही थिंकिंग रखनी है कि किताबें हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। एंड मैं इसलिए आपसे बोलूंगा कि आप लेटेस्ट बुक इफ पॉसिबल खरीद लेना, अगर आपके पास नहीं है तो। आई हैव लेटेस्ट एडिशन बोला प्रियांक ने, ओके वेरी गुड। मुझे पता है मेजॉरिटी बच्चे के पास लेटेस्ट एडिशन होगा, नहीं है तो मैं आपसे बोलूंगा। और फिर भी आप किसी भी रीजन से बच्चों अगर नहीं ले पा रहे हैं, तो भी टेंशन मत लेना, कोई किसी ना किसी तरीके से आप सब कुछ कर लोगे। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो भी आप मैनेज कर लोगे, ऐसा नहीं है मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है, तो डीके गोयल बुक है मान लो, तो आप उससे भी कवर कर लोगे। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आप लोगों के लिए इजी रहेगा अगर आप बुक मेरे साथ करो। बिकॉज बुक में मैं कभी हो सकता है कुछ डायरेक्टली बुक से दिखाऊं, कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन दिखाऊं, कुछ मार्क करवाऊं, कुछ क्वेश्चंस को मैं इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगा। तो ये सारी चीजें आप कर पाओगे अगर आपके पास बुक रहेगी, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो रक्षित ने भी बोला मेरे पास भी है, अरमान ने भी बोला मेरे पास भी है। तो बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छी बात है बच्चों। मैं बस पास्ट एक्सपीरियंस में जो मैं डील कर चुका हूं ना, तो मैं सोच रहा था कि मैं आज आपको पहली सारी चीजें बता दूं, ताकि आगे आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो पहली हमारी बात हो गई खत्म। दूसरी बात बच्चों, एक बात जो मैं नोटिस करता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, सिर्फ 12th में नहीं, जितने भी हमारे कोर्सेज चलते हैं, स्पेशली ऑनलाइन जो हमारी क्लासेस चलती है, कोई भी लेवल पे, चाहे 12th लेवल पे, चाहे सीए लेवल पे, चाहे कोई भी लेवल पे, चाहे किसी भी टीचर की चलती है, हमारे यहाँ फैकल्टीज जो भी हैं उनकी जो भी क्लासेस चलती है, एक बात हमारे पास कॉमन हम ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं आप लोगों से वो डिस्कस करूंगा। क्या? देखो, सारी क्लासेस आपकी लाइव होंगी, लाइव क्लासेस होंगी सारी, ये बात आपको पता है, राइट? तो मैं कहता हूं 99.99% जो हमारी क्लासेस होंगी लाइव होगी। मैं थोड़ा सा बफर छोड़ रहा हूं कि भाई खुदा ना खास्ता किसी रीजन से एक क्लास मान लो हम लाइव नहीं कर पाए, कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, टेक्निकल दिक्कत ही हो गई, तो उस केस में मे बी ना कर पाए। लेकिन हमारी जो फोकस रहता है सारी लाइव क्लासेस पे रहता है। ऑफ कोर्स आपको सारी क्लासेस की बैकअप रिकॉर्डिंग मिलती है, ये बात है, आपको हम ऑलरेडी वैसे इंफॉर्म भी कर चुके हैं, राइट? लेकिन अब इस बात को बच्चे कैसे यूज करते हैं? बच्चे स्टार्टिंग में लाइव क्लासेस में आएंगे, फिर वो क्लासेस अटेंड करना छोड़ देंगे, फिर वो बोलेंगे अरे हमारे पास रिकॉर्डिंग तो आ रही है, तो हम क्यों ना बाद में रिकॉर्डिंग से ही देख लेंगे।
ये हर बैच में होता है, हर कोर्स में होता है, हर टीचर के साथ होता है। ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन रहती है बच्चों। तो मेरी अगली जो आप लोगों से विनती रहेगी वो रहेगी बच्चों कि प्लीज, आपके पास बैकअप रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल रही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि आप रेगुलरली लाइव क्लास में आए। इससे आप लोगों का बेनिफिट होगा, इससे आपका एक डिसिप्लिन बनेगा, एक शेड्यूल बनेगा, आप मेरे से लाइव डिस्कस कर पाओगे, आपको पढ़ाई करने में शायद थोड़ा मजा भी आएगा। हाँ, कोई वैलिड रीजन है भाई, हमारी तबीयत खराब है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो रही है, हमारे घर में इंटरनेट नहीं चल रहा, उस केस में आप फिर बैकअप रिकॉर्डिंग को यूज करना, ठीक है। नहीं तो सारी क्लासेस लाइव करना। अगर कोई क्लास आप बैकअप से करते हैं तो कोशिश करना नेक्स्ट लाइव से पहले आप बैकअप कवर कर लो और अगली लाइव क्लास से फिर वापस से मेरे साथ ज्वाइन कर लो। अपने लिए प्लीज अवॉइड करना बैकलॉग्स। मैं बच्चों बहुत आपको आराम आराम से बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमेशा लास्ट मोमेंट में बच्चों का इन रीजन से पैनिक शुरू हो जाता है, फिर हमारे पास कॉल्स एंड मैसेजेस आते हैं कि ये है वो है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी भी स्टेज पे पैनिक सिचुएशन पे आओ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई कोई भी प्रकार का बैकलॉग मत इकट्ठा होने देना, सारी चीज साथ साथ करना। और वो तभी होगी जब आप लाइव रेगुलरली अटेंड करने की क्लासेस की आदत लगाओ। सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में नहीं बच्चों, सारे सब्जेक्ट में, चाहे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स में ये अपने लिए एक नियम बना लेना कि हाँ भाई हम सारी क्लासेस रेगुलरली लाइव अटेंड करेंगे, ठीक है। तो ये एक जरूरी बात मुझे आपसे करनी थी। और इसके अलावा तो अब मेरे हिसाब से मैंने अपनी सारी बातें आपके सामने रख ली। कोई और बात आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। एक बात और चलो बता देता हूं, क्योंकि आप मुझसे पूछोगे कि हमारा सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो बच्चा मेरा टारगेट रहता है अराउंड 3.5 मंथ्स में, और क्योंकि इस बार थोड़ा टाइमली हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं 4 मंथ्स भी हो सकता है, आपको थोड़ा आराम आराम से 3 to 4 मंथ्स के अंदर आपका सिलेबस कवर किया जाता है। बेसिकली अकाउंट्स के सिलेबस की बेसिकली बात कर रहा हूं। तो पेशेंस रहना, कभी भी ये मत बोलना मुझे कि सर कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा। सिलेबस कंप्लीट करना मेरी हेडेक है, वो आपकी हेडेक नहीं। आपकी सिर्फ एक हेडेक है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो आप पढ़ रहे हो मेरे साथ साथ, उसको प्रॉपर्ली बस पढ़ते रहो, रिवीजन करना है रिवीजन करते रहो, आपको होमवर्क करना है होमवर्क करते रहो, टेस्ट देते रहो। बस आपको यहां पे हेडेक लेनी है। सिलेबस कब कंप्लीट होगा, कौन सी डेट पे कंप्लीट होगा, ये सारी हेडेक मेरी है, आपकी नहीं है, ठीक है। तो कभी भी इस टेंशन में आना मत कि भाई सिलेबस कैसे खत्म होगा, इससे आपका क्या होगा, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, राइट। तो ये सारी बातें करनी थी। इसके अलावा बच्चों शेड्यूल तो आपको पता ही है, हमारी अकाउंट्स की क्लासेस का जो शेड्यूल है वो मंडेज, वेडनेसडेज एंड फ्राइडेज को है। टाइम क्या है बच्चों, 6:30 PM to 8 PM, ये हमारा टाइम है। तो बस ये मोटी मोटी बातें मुझे आपसे कहनी थी। अब अगर आप मुझसे कोई बात करना चाहते तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली, यस। हालांकि ये बात हम बता चुके थे, बट बिल्कुल आपने एक सही बात बोली। व्हाट्सएप ग्रुप 100% बनेगा। हमारे यहां जितने भी कोर्सेज चलते हैं उसके सबके अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, तो आपका भी बनेगा, टेंशन मत लेना। थोड़ा सा टाइम दे दो, अभी बस स्टार्ट ही हुआ है, बहुत जल्दी आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाएगा, ठीक है। तो उसकी भी टेंशन मत लेना, बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा आप लोगों का, ठीक है। और कोई आप अगर मेरे से बात करना चाहते हो, आप मेरे बारे में कुछ पूछना चाहते हो या कुछ और अपनी मन की बात बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। हाँ जी बच्चों, तो मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं। अगर आप मेरे से कोई बात करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो एक ओके का मैसेज भेज देना कि यस सर ओके, हमें सारी बात समझ आ गई, हमने आपकी सारी बात मान ली। तो फिर अब मैं अपनी मेन पढ़ाई भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आज पहली क्लास है तो मैं बहुत ज्यादा आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं डालूंगा, बट एक बात का ध्यान रखना, हम जो भी पढ़ाई करेंगे बेटा फास्ट करेंगे। नाम ही है ना फास्ट ट्रैक बैच, तो भाई कोई भी चीज आराम आराम से पढ़ने का तो नहीं हमें यहाँ पे, तो सब कुछ फास्ट फास्ट करेंगे सब, लेकिन फास्ट करेंगे। तो आपको स्पीड मेरे साथ मेंटेन करके चलनी है। चाहे मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट कराऊंगा वो भी फास्ट कराऊंगा, चाहे मैं आपको कोई क्वेश्चन कराऊंगा वो भी फास्ट कराऊंगा, या कुछ भी और हम करेंगे, सब कुछ फास्ट करेंगे। तो हमें अपनी स्पीड में काम करना है सारा। रेगुलर बैच में तो हम आराम से गप्पे मारते हुए ढीले ढीले ढंग से कर लेते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक बैच में हमारे पास कोई भी टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो अगली क्लास से आप नोट करोगे, देख लेना, मैं 1 मिनट भी इधर उधर बर्बाद नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल, अगर 1.5 घंटा हम क्लास करें तो 1.5 घंटा पूरी पढ़ाई करेंगे, ताकि हम लोग इफेक्टिवली सब कुछ कर पाए। एवरीथिंग क्लियर हो गया, ओके बोल दिया, यस सर बोल दिया, चलो मतलब अच्छी बात है। मैंने आपकी सारी जो भी आपके मन में बातें आती सारी कवर कर ली, इसका मतलब ये हो गया। तो एवरीथिंग इज क्लियर बोल रहे हैं सभी बच्चे, वेरी वेरी गुड।
तो आज तो टेंशन मत लो, एक रजिस्टर जरूर मेंटेन करना। हाँ, एक रजिस्टर मेंटेन करना मोटी अकाउंट्स की, स्पाइरल रजिस्टर कोशिश करना। तो आपको जो भी चीजें मुझे लिखवानी है कुछ लिखवाऊंगा और उसी रजिस्टर में हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वैसे मेरे को उम्मीद है कि आज आपके पास रजिस्टर्स होंगे। तो अब मैं आपके साथ क्लास स्टार्ट करूं क्या? स्टार्ट करें हम लोग। तो आप समझ गए होंगे कि हम भाई कौन से टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे आपने इस क्लास का जो टाइटल है वो भी देख लिया है। तो ऑफ कोर्स हम लोग अब बुक 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। बुक 1 में हम लोग जिसमें पार्टनरशिप अकाउंट्स कवर करेंगे उसमें फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो थोड़ा अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आप लोगों के लिए, जिसका नाम होता है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो आप अपने रजिस्टर्स में अब हेडिंग डाल सकते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करना। अगर कोई चीज आप नहीं लिख पाते तो घबराना मत, सारी क्लासेस के बाद मेरी कोशिश रहेगी, कोशिश क्या हो ही जाएगा, मैं जो भी प्रिंट आउट है, जो भी पीडीएफ है क्लास नोट्स का, वो सब मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर कोई चीज आप नहीं लिख पाए या नहीं लिखना चाहते साथ साथ तो आप बाद में भी उसको कर सकते हो, ठीक है। तो आप फटाफट से हेडिंग डालो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, ठीक है। तो वह फटाफट से एक बार डिस्कस करते हैं कि यहां पे पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, है ना। तो देखो, दो दोस्त है मानो, एक दोस्त का नाम है रामू, दूसरे दोस्त का नाम है शामू। दोनों दोस्त सोचते हैं कि एक काम करते हैं, हम मिलके साथ हाथ मिला के एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं। हम मिलके एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं और उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे, भाई बिजनेस होगा तो प्रॉफिट्स होंगे, आप समझते हो। तो यहां पे जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे हम मिल बांट के इसको, इन प्रॉफिट्स को खाएंगे, यानी इन प्रॉफिट्स को हम लोग मिल बांट के शेयर करेंगे। क्लास 11th में हम ऐसी चीज नहीं पढ़ते थे। क्लास 11th में अकेला एक व्यक्ति बिजनेस करता था, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते थे। अब यहां पे हम पार्टनरशिप बोल रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप जो पढ़ना था आप क्लास 11 में पढ़ चुके, अब 12th में आपको नहीं पढ़ना। 12th में जो हम पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब हाथ मिला के एग्रीमेंट में एक बिजनेस कैरी करते हैं और जिस बिजनेस के फिर वो प्रॉफिट्स भी आपस में मिल बांट के खाते हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चों पार्टनरशिप। सिंपल, इसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप, राइट। अच्छा, अब सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस के ओनर होते थे उनको हम प्रोप्राइटर बोलते थे, अगर आपको याद हो। अब पार्टनरशिप में जो बिजनेस के ओनर है, रामू भी बिजनेस का ओनर है इसका और शामू भी बिजनेस का ओनर है। तो इन इंडिविजुअल ओनर्स को बच्चों हम यहां पे बोलते हैं पार्टनर्स। तो शामू भी पार्टनर है, रामू भी पार्टनर है, ठीक है। और ये जो पार्टनरशिप में बिजनेस काम किया जाता है या चलाया जाता है, इसके लिए एक एंटिटी बना दी जाती है। जैसे सोल प्रोप्राइटर भी अपने आप में एक एंटिटी होती है, इसकी भी एक एंटिटी बना दी जाती है। इस एंटिटी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो मैंने आपके साथ दो तीन चीजें डिस्कस कर ली। एक कि पार्टनरशिप होता क्या है, दो पार्टनरशिप में बिजनेस कैरी आउट किया जाता है, एग्रीमेंट में कैरी आउट किया जाता है और उसके प्रॉफिट शेयर किए जाते हैं। दूसरा, जो पार्टनरशिप में व्यक्ति होते हैं उनको हम बोलते हैं पार्टनर्स। और अगली बात, लास्ट बात, जो एंटिटी होती है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। इस फर्म का एक नाम होता है, जैसे हमारा और आपका नाम है वैसे इस फर्म का भी नाम होता है, उसको हम बोलते हैं फर्म नेम। उसको हम बोलते हैं फर्म नेम, ठीक है बच्चों, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्म नेम। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला रामू और शामू है, तो उन्होंने बोला भाई हम अपनी फर्म का नाम रखेंगे RS एंड कंपनी। तो ये क्या हो गया? ये फर्म का नाम हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। तो अगर ये बात समझ आ गई तो इसी बात को लिख लेते हैं मिलके। तो लिख लो मेरे साथ साथ, पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप पार्टनरशिप is the relation between two or more persons, दो या दो से अधिक व्यक्ति, who agree to carry on business
जो एग्री करते हैं, आपस में समझौता करते हैं कि हम मिलके बिजनेस चलाएंगे, एंड शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, एंड शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस business is carried on by all or any one of them acting for all. ठीक है, तो लिख लेना मेरे साथ साथ। तो हमने बोला पार्टनरशिप क्या होता है। ये पार्टनरशिप बेसिकली रिलेशन है दो या दो से अधिक लोगों में। एक व्यक्ति होगा तो सोल प्रोप्राइटर होगा, तो दो व्यक्ति होने जरूरी है, दो या दो से ज्यादा पर्सन्स जो एग्री करते हैं, समझौता करते हैं कि हम बिजनेस चलाएंगे और बिजनेस के जो प्रॉफिट्स होंगे वो मिल बांट के खाएंगे, राइट। अब अगला पॉइंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये फिलहाल आप लिख लेना। जब भी पार्टनरशिप का मीनिंग लिखना हो हमेशा ये पॉइंट आपके पास होना चाहिए, लेकिन इस पॉइंट का मीनिंग अभी मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा कि ये क्या लिखा। अभी आप बस इसको लिख लेना, ठीक है। तो जब मैंने ये लिखा तो एक पॉइंट और लिखो इसमें, अगला पॉइंट, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्या नेचर होता है। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, तो पहला पॉइंट इसमें, इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके ब्रैकेट में लिख लो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में लिख लो, नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में लिखना, इट इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी होती है, ठीक है। तो हमने बोला बच्चों कि कानून की नजरों में, लीगल का मतलब क्या होता है, कानून समझ लो। तो कानून की नजरों में पार्टनरशिप जो होती है, पार्टनरशिप फर्म्स होती है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। नॉट पे फोकस करना। इसका मतलब यह है कि कानून कहता है कि जो पार्टनर्स हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। क्या आप लोगों को अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब पता है? किसी बच्चे को अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग क्लियर है? किसी बच्चे को पता है? कोई बताना चाहेगा मेरे को? व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी? चलो मैं बताऊं अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो मैं बताता हूं कि कल को अगर फर्म है, लिखना मत, बस समझ लेना, फर्म के पास अपने पास जो पैसा पड़ा है, कैश में, जिस भी फॉर्म में एसेट्स पड़े हैं, मानो अगर कल को इन एसेट से अपनी लाइबिलिटीज ये नहीं चुकता कर पाते, भाई मेरी 1 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी थी लेकिन मेरी फर्म में सिर्फ 80 लाख रुपए के एसेट्स थे, तो जाहिर सी बात है जब मेरे पास 80 लाख के एसेट है तो मैं 1 करोड़ की पूरी लाइबिलिटी पे नहीं कर सकता। तो अप टू 80 लाख तो मैंने लाइबिलिटी पे कर दी, तो बैलेंस जो 20 लाख रुपए बच गए, अब ये 20 लाख रुपए कैसे पे किए जाएंगे? ये अब पार्टनर्स पे करेंगे अपने पर्सनल एसेट से,
अपने पर्सनल एसेट से, तो इसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। मतलब पार्टनर्स को अपने घर के एसेट्स बेचने पड़ सकते हैं अपनी फर्म की लाइबिलिटी चुकता करने के लिए। ये होता है आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसलिए पार्टनरशिप फर्म को बोला जाता है इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बचपन में क्लास 11th में एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, तो अकाउंटिंग में तो हम लोग अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे, और अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वो कोई भेदभाव नहीं करता किसी बिजनेस में। वो तो कहता है भाई देखो, अकाउंटिंग के नजरों से बिजनेस या पार्टनरशिप का जो फर्म है वो अलग है और उसके पार्टनर्स अलग हैं। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी जो अकाउंटिंग होगी हमारी आगे, जितनी भी अकाउंटिंग होगी, उसमें तो ये मान के अकाउंटिंग की जाएगी कि भाई जो फर्म है वो एक सेपरेट एंटिटी है, पार्टनर्स अलग है, फर्म अलग है। ये मतलब होता है, क्योंकि यहां पे आप लिख सकते हो दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो हम बचपन में पढ़ा करते थे। ठीक है, तो ये नेचर होता है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं। हाँ तो ठीक है, अरमान को याद थी अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात, तो बिल्कुल सही अरमान, आपने 100% सही लिखा, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग डालो, साथ साथ लिखते रहना। एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ कुछ फीचर्स फटाफट से डिस्कस करते हैं कि भाई पार्टनरशिप के क्या फीचर्स होते हैं। पहला लिखना, 2 और मोर पर्सन्स। तो पार्टनरशिप बिजनेस में 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स होते हैं। एक पर्सन होगा तो सोल प्रोप्राइटर बन जाएगा, तो 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स होते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इसको तोड़ू तो पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पर्सन्स होते हैं? 2। तो इसलिए हम बोलते हैं मिनिमम 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए। भाई 2 से कम होंगे तो फिर वो पार्टनरशिप तो बचा ही नहीं, राइट। लेकिन मैक्सिमम कितने होने चाहिए? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैक्सिमम। तो देखो, जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट यानी वो एक्ट जो कंपनीज को गवर्न करता है। तो कंपनीज एक्ट 2013, जिसकी जिक्र हम लोग सेकेंड बुक में वैसे करेंगे, ये जो बोलता है, इसने प्रिस्क्राइब कर रखा है 100 मैक्सिमम पार्टनर्स। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट ने बेसिकली पावर दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप चाहो तो 100 से कम भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो। मैक्सिमम 100 करना, मैक्सिमम 100 होने चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि आप 100 से कम भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो। तो एज ऑफ टुडे, आज जो आप पढ़ रहे हो, जो आपके सिलेबस का टाइम चल रहा है, आपके सिलेबस तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना प्रिस्क्राइब कर रखा है? 50 पार्टनर्स। तो क्रक्स ये है सारी बातों का कि आज जब आप पढ़ रहे हो तो अभी एज ऑफ टुडे मैक्सिमम लिमिटेड पार्टनर लिमिट जो है पार्टनर्स की वो 50 है, 50। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल रखा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहां बोल रखा है? बेसिकली इसके लिए रूल बना रखा है। तो दिस इज एज पर कंपनीज, ब्रैकेट में लिखना मिसलीनियस रूल्स, कंपनीज ब्रैकेट में लिखना मिसलीनियस रूल्स 2014। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि देखो अभी 50% की पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट है, कंपनीज एक्ट ने 100 बोल रखा है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कल को चाहे तो 50 से बढ़ा के 60 डाल सकती है, या 60 से फिर बढ़ा के 70 कर सकती है, 80 कर सकती है, 90 कर सकती है, 100 तक कर सकती है। लेकिन 100 से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। कल को सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि मैक्सिमम पार्टनर्स 120 है, 150 है, क्योंकि वहां पे कंपनीज एक्ट ने ही बोल रखा है 100 तक लिमिट है। तो ये लॉ है। तो लॉ तो खैर अभी आप पढ़ नहीं रहे, तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं मारना, आपको तो बस इतना ध्यान रखना कि मैक्सिमम लिमिट 50 पार्टनर्स की है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। दूसरी बात, नेक्स्ट फीचर क्या है बच्चों? नेक्स्ट फीचर है एग्रीमेंट। यानी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। बिना एग्रीमेंट के कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा। भाई पार्टनरशिप होने के लिए एग्रीमेंट जरूरी है।
रामू और शामू ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में तो उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। हाँ, वो अलग बात है कि ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकती है या रिटर्न भी हो सकती है। यहां पे कोई रूल नहीं है कि भाई सारी एग्रीमेंट लिखित फॉर्म में होने चाहिए। एग्रीमेंट बोलचाल में भी हो सकती है कि हमने और आपने बोला मिलके कि हम एक पार्टनरशिप में बिजनेस चलाएंगे, तो वो ओरल एग्रीमेंट भी ओके है, और नहीं तो रिटर्न एग्रीमेंट तो चलती ही है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में होती है तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो जिसकी चर्चा आप करेंगे हम लोग पार्टनरशिप डीड। अगर रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। हालांकि कोई कंपलसरी नहीं है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकती है। ठीक है, तीसरी बात लिखो प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग, तो देखो प्रॉफिट शेयरिंग हमारी डेफिनेशन में जो लिखा हमने ऊपर पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन लिखा उसमें ही हमने लिखा प्रॉफिट शेयर करने की बात। तो यानी कि वैलिड पार्टनरशिप के लिए, सही पार्टनरशिप के लिए प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है। लॉसेस अंडरस्टूड है, लॉसेस भी शेयर होंगे, ये अंडरस्टूड है। लेकिन जो कानून है, कानून ने जो लिखा हुआ है, जो टेक्निकल डेफिनेशन है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग की बात होती है। लेकिन लॉसेस की शेयरिंग अंडरस्टूड है कि भाई ठीक है प्रॉफिट शेयर होंगे तो लॉसेस भी शेयर होंगे। ठीक है, तो ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस, तो पार्टनरशिप तभी है जब हम बिजनेस कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि हम मिल बांट के सोशल वेलफेयर का काम करेंगे, हम लोग कुछ सोशल एक्टिविटी करेंगे, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेंगे। पार्टनरशिप में बिजनेस करना है भाई, हमें मुनाफे कमाने के लिए काम करना है। और बिजनेस ऐसा वैसा नहीं, कल को मैं बोलूं कि चलो पार्टनरशिप में कोकेन का बिजनेस करेंगे, गांजे का बिजनेस करेंगे, कुछ और इस तरह के बिजनेस करेंगे। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, अनलॉफुल बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो बिजनेस भी होना जरूरी है और उस बिजनेस का लॉफुल होना भी जरूरी है। ये चौथी बात हो गई। दूसरी मतलब पांचवी बात जो आपकी है, पांचवी बात क्या है? पांचवी बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो ऊपर भी लिखी थी, मैं दोबारा लिख रहा हूं। बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, तो दिस इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो इस पॉइंट में मैं थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करूंगा, इस पॉइंट को थोड़ा इलैबोरेट करूंगा। इसमें इसका सिंपल मीनिंग में मतलब यह है कि पार्टनर जो है वो एक प्रिंसिपल भी है और पार्टनर जो है वो एजेंट भी है। ठीक है, इसका मतलब यह होता है, अगर मैं ऊपर वाली ही एग्जाम्पल की फिगर्स या एग्जाम्पल ऊपर का कंटिन्यू करूं, मैंने बोला था रामू और शामू ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया था पार्टनरशिप में। ठीक है, उन्होंने मिलकर बनाई थी पार्टनरशिप और उन्होंने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया था। तो मान लो रामू कोई एक्ट करता है, रामू एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। वो कहता है कि मैं पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे एक्ट कर रहा हूं। तो इस एक्ट से शामू जो है, जिसका इस एक्ट से वैसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये एक्ट शामू की तरफ भी बाइंडिंग होगा। मतलब शामू ये नहीं कह सकता कल को कि रामू ने जो काम किया, जो एक्ट किया, वो मेरे को नहीं पता, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। नहीं, रामू ने जो काम किया उस एक्ट से शामू भी बाउंड हो गया। भाई शामू को मानना पड़ेगा कि हां हमारी फर्म के तरफ से ये एक्ट हुआ। सिमिलरली उल्टा भी है, अब शामू जो एक्ट करेगा, शामू जो एक्ट करेगा उस एक्ट से रामू भी बाउंड है और फर्म भी बाउंड है। यानी रामू और शामू दोनों एक दूसरे के एजेंट भी हैं और दोनों अपने आप में प्रिंसिपल भी है।
प्रिंसिपल और एजेंट समझते हो ना, राइट? तो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो कह सकते हो प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप होती है। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, तो एक पार्टनर अगर कोई एक्ट कर रहा है फर्म के बिहाफ पे, तो सारे पार्टनर्स उससे बाउंड हो गए, भाई उनको माननी पड़ेगी बात। सिमिलरली दूसरा पार्टनर अगर एक्ट कर रहा है तो उस एक्ट से पहला पार्टनर भी बाउंड हो गया। तो सारे पार्टनर्स एक तरह से फर्म को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो अगर आप ये लाइन पढ़ोगे, इस लाइन का अब आपको शायद मीनिंग क्लियर होगा। बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, चाहे तो सारे पार्टनर्स मिलकर बिजनेस करें तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, अच्छी बात है। और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, शामू चाहे तो घर बैठ सकता है, बोल सकता है कि रामू तू पार्टनरशिप की तरफ से बिजनेस कर, मैं तो कुछ काम नहीं करूंगा, तो भी रामू जो काम करेगा उस काम से शामू बाउंड हो जाएगा। तो यह मतलब होता है म्यूचुअल एजेंसी का, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी पार्टनरशिप का। क्लियर हो गई? यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, अब ओके हो गया। अब बढ़ू आगे मैं, कैन वी मूव फॉरवर्ड? अब बढ़ जाए आगे। ओके बोल दो फटाफट से। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट सैंपल पेपर में एमसीक्यू आया है इससे। राइट्स ऑफ पार्टनर्स, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि पार्टनर्स के क्या अधिकार होते हैं। तो बड़े आसान आसान से अधिकार है, आपको पढ़ के खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या है। पहला है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। तो सारे पार्टनर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। ठीक है, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ये नहीं कह सकता कि तुम मैनेजमेंट का पार्ट नहीं हो, नहीं, सारे पार्टनर्स मैनेजमेंट का पार्ट हैं। दूसरा है राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू बी कंसल्टेड ऑन बिजनेस मैटर्स। तो बिजनेस का कोई भी मैटर हो तो सारे पार्टनर्स को कंसल्ट करना मतलब उनका अधिकार है। मतलब अगर मैं पार्टनरशिप बिजनेस में हूं तो मेरा अधिकार है कि भाई मेरे से बात करके सारी बिजनेस के डिसीजन लिए जाएं। थर्ड, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यानी हमारी जो अकाउंट्स है, किताबें हैं, सबको इंस्पेक्ट करने का सारे पार्टनर्स का अधिकार है। वो कभी भी किताबें खोल के इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि सारी अकाउंटिंग सही सही चल रही है कि नहीं चल रही है। फोर्थ, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन एग्रीड रेशियो। तो ये बात तो वैसे ऊपर भी हमने बोली थी एसेंशियल फीचर में कि प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है। तो रामू कभी ये नहीं बोल सकता कि सारे प्रॉफिट्स अकेले मैं खाऊंगा, शामू को भी मिलेंगे प्रॉफिट्स, और रामू और शामू को सारे प्रॉफिट्स आपस में बांटने पड़ेंगे, शेयर करने पड़ेंगे। फिफ्थ लिखो, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड टू फर्म, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस टू फर्म। तो अगर एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है
तो फर्म मतलब पार्टनर का अधिकार है कि उस लोन पे वो इंटरेस्ट कमाए। ठीक है, तो इस पे तो हम अलग से डिस्कशन करेंगे, तो अभी मैं ज्यादा बोल नहीं रहा, तो इस पे तो अलग से हमारा कॉन्सेप्ट ही होता है, तो अलग से इस पे चर्चा करेंगे। तो बस अभी बस इतना समझ लो कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो उस लोन पे वो इंटरेस्ट कमाने के लिए उसका अधिकार है, वो इंटरेस्ट रिसीव कर सकता है, वो उसका अधिकार है। फिर सिमिलर पॉइंट है ऊपर जैसा, राइट टू टेक डिसीजंस, राइट टू टेक डिसीजंस। तो वैसे तो मैनेजमेंट वाला पॉइंट हमने लिख दिया, तो सेम पॉइंट है कि एज अ मैनेजमेंट, एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, पार्टनर्स का अधिकार होता है, हर पार्टनर का अधिकार है डिसीजन लेना। सेवेंथ लिखो, राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो बस ये भी मैं लिख के छोड़ रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर अलग चैप्टर ही होता है, तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे कि क्या है। मतलब अगर कोई नए पार्टनर को लाने की बात होती है तो एक पार्टनर अपना हाथ खड़ा करके मना कर सकता है कि नहीं, इस नए पार्टनर को बिजनेस में मत लेके आओ, ये उसका अधिकार है। सिमिलरली उल्टा भी है ट्रू, राइट टू रिटायर फ्रॉम बिजनेस या रिटायर फ्रॉम फर्म आफ्टर गिविंग नोटिस, आफ्टर गिविंग नोटिस। तो जैसे भाई इंप्लॉइज होते हैं, इंप्लॉइज जॉब छोड़ते हैं, तो इंप्लॉइज जॉब छोड़ने के लिए क्या करते हैं, अपने इंप्लॉयर को नोटिस देते हैं कि मैं जॉब छोड़ रहा हूं। सिमिलरली पार्टनर्स के पास भी अधिकार है, अगर वो पार्टनरशिप से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकल सकते हैं, रिटायर कर सकते हैं, लेकिन जरूरी क्या है कि वो नोटिस दे के रिटायर करें। तो वैसे रिटायरमेंट के ऊपर भी अलग चैप्टर होता है, तो वहां पे ये सारी बातें कवर होती हैं। तो अभी यहां पे भी मैं ज्यादा आपके साथ डिस्कशन नहीं कर रहा, बट हाँ ये मोटे मोटे 7-8 जो राइट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो इस बार अगर आप सैंपल पेपर देखोगे तो सैंपल पेपर में क्वेश्चन भी आया है इससे। ठीक है जी, तो ये सारे अधिकार होते हैं, तो होपफुली आपने मेरे साथ साथ लिख लिए होंगे। बड़े आगे अब मुद्दे की चर्चा शुरू करनी है मेरे को, मुद्दे की चर्चा शुरू करेंगे आज की। अभी तो हम इधर उधर की ज्यादा बातें कर रहे थे, अब मुद्दे की चर्चा शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट मेन कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप डीड का, पार्टनरशिप डीड। तो वैसे इसकी चर्चा ऊपर भी हमने करी थी, अब थोड़ी और डिटेल में चर्चा करेंगे पार्टनरशिप डीड। एक बार थर्ड पॉइंट रिपीट कर लो। ओके, थर्ड पॉइंट रिपीट करना है, आई बिलीव इसमें रिपीट करना है, राइट टू इंस्पेक्ट वाला, ये वाला पॉइंट कह रहे हो मेरे ख्याल से, राइट। तो देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब मेरी अकाउंटिंग हो रही है ना, अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग। तो फर्म में किताबें मेंटेन हो रही है भाई, जर्नल है, लेजर्स है ना। अकाउंटिंग में क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इतने सारे जर्नल्स होते हैं, परचेज बुक होती है, सेल्स बुक होती है, कैश बुक होती है, फिर इतने सारे लेजर्स होते हैं। तो इसकी कुल मिला के हम इनको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हर पार्टनर के पास बच्चों अधिकार होता है कि वो कभी भी किताबों में से कोई भी खोल के, मैं बोलता हूं मुझे लेजर खोल के चेक करना है कि सारे लेजर में सब कुछ सही सही है कि नहीं, मुझे जर्नल खोल के देखना है, मुझे परचेज बुक देखनी कि सारी परचेजेस आ रही है कि नहीं आ रही है, सारी अकाउंटिंग सही सही हुई है कि नहीं, रिकॉर्डिंग सही हुई है कि नहीं, लेजर में पोस्टिंग सही हुई है कि नहीं। तो हर पार्टनर का इसको इंस्पेक्ट करने का अधिकार होता है, ये पॉइंट था। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया पॉइंट सोनाली, आई होप पॉइंट अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो जी, तो पार्टनरशिप डीड की बात करेंगे अब हम। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो पार्टनरशिप डीड अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इट इज अ रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो अगर मेरी जो पार्टनरशिप की एग्रीमेंट है वो लिखित फॉर्म में है तो उसको हम बोल देते हैं पार्टनरशिप डीड। इस एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है, विच कंटेन्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो बच्चों ये जो पार्टनरशिप डीड होती है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट होने का मतलब जो भी एग्रीमेंट है ये लीगली वैलिड है,
लीगल डॉक्यूमेंट में आता है और सारे पार्टनर्स इस पे साइन करते हैं, साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, रिटन फॉर्म में है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो सारे पार्टनर्स साइन करते हैं। तो ये होता है बच्चों पार्टनरशिप डीड। ठीक है, दिस इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। अगली बात, अब मैंने बोला इस पार्टनरशिप डीड में इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होती है पार्टनरशिप से रिलेटेड। अब ये कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस भाई होती है इसमें, तो बस ये आपको और लिखवाना है, मेरे को बताना है कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। तो इसमें लिखो पार्टनरशिप डीड कंटेन्स फॉलोइंग टर्म्स। अब ध्यान रखना ये टर्म्स की मैं खाली एग्जाम्पल्स दूंगा, कोई पूरी लिस्ट नहीं लिखवाऊंगा भाई। टर्म्स कितनी भी हो सकती है, उसकी मैं कोई पूरी लिस्ट नहीं बनवा सकता, तो बस कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा कि भाई ये सारी चीजें होती है पार्टनरशिप डीड में। जैसे कि नेम एंड डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, कि भाई पार्टनर्स कौन कौन हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके आधार नंबर क्या हैं, उनका घर का एड्रेस क्या है, ये सारी जानकारी। मैंने बोला था पार्टनरशिप फर्म होती है, उसका नाम होता है, तो नाम कहां पे लिखा जाएगा भाई, कहां पता लगेगा कि पार्टनरशिप का हमारी फर्म का नाम ये है। वो पार्टनरशिप डीड में देख के पता लगेगा कि अच्छा हमारी पार्टनरशिप फर्म का नाम ये है। और क्या सारी चीजें होती हैं, एड्रेस ऑफ हेड ऑफिस, कि भाई हमारे ऑफिस का एड्रेस क्या होगा, ये भी लिखा होगा, रजिस्टर्ड एड्रेस भी बोल सकते हैं इसको। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो मैंने बोला था भाई पार्टनरशिप में पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो अब वो किस रेशियो में शेयर करेंगे, किस प्रोपोर्शन में शेयर करेंगे, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है ना। तो हम बोले भाई आधा आधा प्रॉफिट शेयर करेंगे, कहते हैं ना आधा आधा प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो ये होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। और क्या लिखा होता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कि भाई कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल घर से लेके आएगा, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखा होगा। और क्या लिखा होगा भाई, जब पार्टनर्स कैपिटल देते तो पता है उनके कैपिटल में उनको इंटरेस्ट भी मिलता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये भी लिखा होता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट पे अलाउ होगा, किस रेट पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चर्चा आगे होगी, इसी के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर पूरा चलेगा इन्हीं बातों पे। बट ये सारी बातें फिलहाल आपको जाननी चाहिए कि ये सारी चीजें डीड में लिखी होती है कि पार्टनर्स के कैपिटल में कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। सिमिलरली पार्टनर्स ड्राइंग्स करते हैं, तो उनकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, पता है आपको ये बात, उनकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो ये भी बताया जाएगा कि भाई किस रेट पे इंटरेस्ट जो ड्राइंग्स है उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। कभी कभी पार्टनर्स को सैलरी वगैरह दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं रेम्युनरेशन, तो ये भी बताया जाएगा पार्टनरशिप डीड में कि कौन से पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो भी है। इसी प्रकार से हमने लोन की बात करी थी, तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बताया जाएगा कि भाई अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर लगेगा, तो ये सारी बातें इसमें लिखी जाएगी। इसके अलावा अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा हमारा, भाई हमारी किताबें कब खुलेंगी कब बंद होगी। तो वैसे तो अकाउंटिंग पीरियड इंडिया में वैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, लेकिन अगर पार्टनर्स चाहें तो इस पीरियड को चेंज भी कर सकते हैं, वो अलग बात है, प्रैक्टिकली नहीं होती, लेकिन हाँ थियोरेटिकली स्पीकिंग वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए ना आप, मतलब मैं क्या ही बोलूं। और लास्ट एक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया तो वो झगड़ा कैसे सुलझाया जाएगा, ये भी लिखा हो सकता है पार्टनरशिप डीड में, राइट। तो एटसेट्रा लिख दूं, समझ गया।
तो ये कोई मैंने पूरी लिस्ट नहीं लिखवाई। अगर आपको पूरी लिस्ट देखनी है तो कृपया आप अपनी किताब खोल के देख सकते हैं, आपको इसमें बहुत और भी बड़ी लिस्ट दिख जाएगी। बट मोटा मोटा ये सारी चीजें होती हैं। और हमारे इस चैप्टर में प्रैक्टिकली जो ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं वो क्या होती है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट इंपॉर्टेंट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट इंपॉर्टेंट होता है, रेम्यूनरेशन पार्टनर्स की इंपॉर्टेंट होती है, लोन वगैरह पे इंटरेस्ट कितना लगेगा ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे लिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। बाकी तो और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। भाई एड्रेस वेड्रेस से रिलेटेड आपको कुछ करना नहीं होगा, क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं होगा कि भाई पार्टनरशिप का एड्रेस क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये सारी एटसेट्रा मतलब ये सारी बातें आपकी एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में होती हैं। ठीक है, अच्छा, क्या किसी बच्चे को पता है कि इंडिया में पार्टनरशिप कौन से लॉ के अंदर गवर्न होता है? कोई मुझे बताना चाहेगा ये बात? इंडिया में पार्टनरशिप कौन से लॉ के अंदर गवर्न होता है? मैंने कंपनीज की बात करी, मैंने वहां कंपनीज एक्ट बोला, तो पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट लगता है? किसी बच्चे को पता है? पूरा बताना अगर पता है, वरना मत बताना, ईयर के साथ बताना। तो किसी बच्चे को पता है कि इंडिया में पार्टनरशिप के अंदर कौन सा लॉ है, कौन सा एक्ट लगता है? वेरी गुड, चलो मतलब स्कूल में आपने कुछ कुछ पढ़ाई करी है, वेरी गुड। तो बिल्कुल सही बोला, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, तो स्टार डाल के लिख लेता हूं ये पॉइंट। तो इंडिया में जो पार्टनरशिप होता है वो गवर्न होता है, पार्टनरशिप इज governed by Indian Partnership Act। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, अब हेयर ऑनवर्ड्स इसको मैं शॉर्ट में बोल दूंगा IPA, तो आप समझ जाना कि मैं क्या बोल रहा हूं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा था? इसी रीजन से बता रहा था क्योंकि अगला डिस्कशन वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स टू बी फॉलोड व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और नॉन एग्जिस्टिंग। तो कुछ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अब रूल्स बताऊंगा जो फॉलो होते हैं अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए जानना। और ये रूल्स कहां लिखे हैं भाई? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। तो कुछ गिनी चुनी बातें ही लिखवाऊंगा, ऑफकोर्स सारी बातें नहीं लिखवाऊंगा, जो आपके लिए रेलिवेंट है, आपके चैप्टर के लिए रेलिवेंट है कि भाई अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या है ही नहीं तो क्या रूल्स फॉलो होंगे। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं, पहला फर्स्ट लिखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने आपसे बोला था कि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखी होती है कि हम किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब मानो पार्टनरशिप डीड में मैंने लिखा ही नहीं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो अब उस केस में आपको फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की सुननी पड़ेगी जो कि बोलेगा कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। सिमिलरली मैंने आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी थी कि भाई पार्टनर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है उस पर उसको इंटरेस्ट भी मिल सकता है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा? तो उस केस में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड। इसका मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा है तभी उसकी बात करना, अगर नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई बात नहीं होगी। बिल्कुल सेम वे में मैंने आपसे पार्टनर की रेम्यूनरेशन के बारे में बात करी थी, यानी उनकी सैलरी कमीशन कितना दिया जाएगा। लिख लेता हूं सैलरी कमीशन। तो कभी कभी पार्टनर्स को हम सैलरी भी देते हैं, कमीशन भी देते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो उस हिसाब से देंगे,
अगर नहीं लिखा है तो फिर कोई भी सैलरी कमीशन की बात नहीं करना, कोई भी रेम्यूनरेशन की बात नहीं करना। नो रेम्यूनरेशन टू बी अलाउड, कोई भी रेम्यूनरेशन वगैरह हम नहीं देंगे। इसी प्रकार से मैंने आपको बोला था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कि पार्टनर्स ड्राइंग्स करते हैं तो उस पर उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो अगर डीड में लिखा है कि इतने परसेंट पे चार्ज करो, इस रेट के हिसाब से चार्ज करो, तो वेल एंड गुड। अगर डीड में नहीं लिखा है तो क्या होगा? नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड। फिर मत बात करना। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट है। राइट, अगली बात, फिफ्थ बात, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे तो मैं अलग से एक स्टार लगा देता हूं। तो यहां तो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर टू फर्म। तो ध्यान से लिखना क्या लिख रहे हो। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस लोन पे पार्टनर कितना इंटरेस्ट लेगा। अगर डीड में लिखा है इतना परसेंट तो वेल एंड गुड, नहीं लिखा है तो बहुत जरूरी, इस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने बोल रखा है 6% पर एनम का रेट, ये रेट आपको लगाना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन पे। ठीक है, लेकिन इस बात पे, एक बात पे ध्यान रख देना, जहां बच्चे गलती कर देते हैं, कभी उल्टा हो सकता है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है। तो मैं लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय फर्म टू पार्टनर, मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है, उल्टा केस। तो इस पे कितना इंटरेस्ट होगा? तो यहां ध्यान रखना, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड। तो बच्चे यहां पे गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे 6% का इंटरेस्ट होगा। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उस लोन पे कोई भी इंटरेस्ट की बात मत करना। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये सारे पॉइंट क्लियर है आपको? यस, 6%। तो ये बच्चों को याद भी था, लेकिन ध्यान रखना पर एनम, इसको मत भूल जाना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड होता है पर एनम। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? यस। अच्छा, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर मेरी इंट्रोडक्टरी बातें खत्म हो जाएंगी। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट, माइनर एज अ पार्टनर, माइनर एज अ पार्टनर। तो माइनर कौन होता है हमारे देश में? माइनर किसको बोलते हैं? जिसकी एज लेस देन 18 ईयर्स की होती है, उसको हम बोलते हैं माइनर। तो सवाल उठा, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? तो यहां पे हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने बड़ी मजेदार बात कर रखी है, माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। वो भी कब? इफ ऑल द पार्टनर्स, अगर सारे पार्टनर्स एग्री कर जाएं, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्रीज टू इट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या माइनर पार्टनर की तरह एडमिट हो सकते हैं? तो वो खाली बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए एडमिट हो सकते हैं। बेनिफिट्स बोले तो प्रॉफिट के लिए, लॉसेस के लिए नहीं भाई। लॉसेस में मत पकड़ लेना माइनर का गला कि लाओ लॉस भी दो, लॉस नहीं शेयर करेगा माइनर, उसको सिर्फ आप प्रॉफिट दे सकते हो। वो भी कब? जब सारे पार्टनर्स एग्री करते, सारे 100%, ऑल द पार्टनर्स जब एग्री करें तभी उनको बेनिफिट्स में एडमिट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, दूसरी बात, दूसरी बात लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। इफ अ पार्टनर
कैरीज ऑन अ बिजनेस, अगर एक पार्टनर बिजनेस कैरी करता है इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म, जो डायरेक्ट कंपटीशन में है फर्म के बिजनेस के, विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो क्या लिख लो, अभी समझाता हूं कि क्या पॉइंट है ये। देन प्रॉफिट्स अर्न्ड फ्रॉम such business will be paid to the firm। तो इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट्स कमाए वो फर्म को देना। लेकिन ध्यान रखना, अगर इस कॉम्पिटिटिव बिजनेस में लॉस हो गया तो क्या लॉस भी बियर करेगी फर्म? नहीं, ठीक है। तो लॉसेस विल बी बॉर्न बाय पार्टनर ओनली। तो ये मैं आपको समझाता हूं, ये पॉइंट क्या है। देखो, मानो दो पार्टनर्स थे एक्स और वाई, दो पार्टनर्स थे एक्स और वाई, दोनों डॉक्टर्स थे और दोनों पार्टनरशिप फॉर्म में एक क्लिनिक चला रहे थे। क्या चला रहे थे? एक क्लिनिक चला रहे थे। अब वाई थोड़ा नालायक किस्म का इंसान है। वाई ने चुपचाप क्या किया, वाई ने अपने घर में एक प्राइवेट क्लिनिक भी खोल दिया। वाई ने बोला कि मैं ना अपनी प्राइवेटली भी क्लिनिक चलाऊंगा, अपने घर के अंदर चलाऊंगा, बिना एक्स की अनुमति के। एक्स का कंसेंट नहीं लिया उसने, एक्स को नहीं बताया, बिना एक्स के कंसेंट के उसने एक अपना प्राइवेट क्लिनिक भी खोल दिया और उस प्राइवेट क्लिनिक से वो प्रॉफिट कमा रहा था। तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि भाई रुक जाओ, अगर तुम ऐसी नालायकपंती करोगे, तुम डायरेक्ट कंपटीशन में बिजनेस चला रहे हो, जो तुम पार्टनरशिप फर्म में भी क्लिनिक चला रहे थे और अपना प्राइवेटली भी क्लिनिक चला रहे हो, यानी तुम अपनी फर्म के साथ ही कॉम्पीट कर रहे हो, तो भाई इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आप कमाओगे वो आपको फर्म को पे करना पड़ेगा। ये बोलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। वहीं अगर मैं उल्टा बोलूं, मानो इस प्राइवेट क्लिनिक से वो लॉस में चला जाता है, वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा, वो लॉस कमा रहा है, मतलब लॉस इनकर कर रहा है बोलना चाहिए, तो क्या ये लॉसेस भी फिर क्लिनिक या फर्म जो है वो बियर करेगी? ना, लॉस नहीं भाई, सिर्फ प्रॉफिट्स। लॉस तो फिर वाई को अपने आप ही बियर करना पड़ेगा। अगर आप तुम नालायकपंती कर रहे थे तो सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। अच्छी बात हुई है, प्रॉफिट हुई है तो वो प्रॉफिट फर्म को दो, लेकिन अगर लॉसेस हुए तो वो तुम अपने आप बियर करो, वो फर्म को नहीं बियर करना। ये लिखा था आपने यहां पे, ठीक है। देखो अब वही बात है ना अरमान, अभी देखो टेस्ट की बात क्यों कर रहे हो मैं जब कुछ समझा रहा हूं। देखो यही बात है। फिर देखो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर गए, आपने मेरे को भी डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बिल्कुल मत करना अरमान, ठीक है जी। तो जो चल रहा है पहले उसको चर्चा करो, बीच में ये सब मत डालो कि टेस्ट का क्या शेड्यूल रहेगा, इधर उधर की बात है। तो ये सब पूछने के लिए मैंने आपको मौका दिया था पहले, आपने तब नहीं बोला मुझसे। अब नहीं, अब आपको यहां पे जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करना है, ठीक है। अब मैं ये सब चैट्स नहीं पढ़ूंगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चैट्स होगी मैंने एक बार पढ़ ली, अब मैंने आपको बोल दिया मैं ये सब इग्नोर करूंगा, ठीक है। हाँ, अगर कंपटीशन में नहीं है भाई, उसने बोला मैं घर से ग्रोसरी स्टोर चला रहा हूं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कंपटीशन नहीं है ना। कंपटीशन होना जरूरी है, समझ गए, ठीक है। क्योंकि फ्रॉड कहां होगा? फ्रॉड तभी होगा जब कंपटीशन होगा। हो सकता है वाई बोले कि हमारी जो फर्म के पेशेंट्स है उनको मैं चुपचाप से उठा के अपनी प्राइवेट क्लिनिक में ले आऊंगा। तो ऐसी नालायकपंती नहीं करनी है आपको, ठीक है, गलत काम नहीं करना, समझा गई बात, ठीक है। इसी प्रकार का एक और पॉइंट है जो नालायकपंती से ही डील करता है। क्या है पहले लिखो, फिर वो भी बताता हूं। इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट अर्न करता है पार्टनर फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, खुद के लिए, फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम
एनी ट्रांजैक्शन, फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म और from the use of or from the use of firm's property, then such profits will be paid to the firm, paid to the firm. ठीक है, तो ये भी मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से पॉइंट समझाता हूं आपको कि क्या पॉइंट है। तो फिर से वही बात लेते हैं भाई, मानो एक्स है और वाई है और दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, अब पार्टनरशिप में इनके पास मानो कैश पड़ा हुआ है, 1 करोड़ रुपए का कैश पड़ा है जो भी खाली पड़ा है, जिसको कभी कोई यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी फर्म के पास जो बैंक में पैसा है तो जरूरी थोड़ी कि वो सारा का सारा पैसा यूज हो रहा हो। मानो ये 1 करोड़ रुपए आइडल पड़े हुए हैं, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वाई फिर से हमारा नालायक पार्टनर है। वाई क्या करता है, वाई चुपचाप से गल्ले में से 1 करोड़ रुपए निकालता है और अपने नाम से एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट खरीद लेता है। ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट से मानो वो 1 महीने में मुनाफा कमा लेता है 10 लाख रुपए का, वो 10 लाख का प्रॉफिट कमा लेता है। ठीक है, तो वाई फर्म का 1 करोड़ रुपए लेके गया, उसने उसका अपने लिए खुद की इन्वेस्टमेंट खरीद ली और 1 महीने में उसने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। तो इस प्रॉफिट का क्या होगा, यहां भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने बोला है कि भाई अगर तुम ऐसे ये नालायकपंती करके प्रॉफिट कमाते हो तो ये प्रॉफिट भी आप किसको पे करोगे, ये भी फर्म को दिया जाएगा। दिस इज व्हाट इज नोन एज, मतलब दिस इज व्हाट इज द लाइबिलिटी, इसकी हम बात कर रहे हैं यहां पे। तो अगर कोई पार्टनर फर्म की कोई एसेट प्रॉपर्टी यूज कर रहा है या फर्म की कोई ट्रांजैक्शन के लिए अपने लिए प्राइवेटली अपनी पर्सनल कुछ बेनिफिट ले रहा है, कुछ पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो प्रॉफिट भी किसको दिया जाएगा, पार्टनरशिप फर्म को ही दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ये पॉइंट हो गए, तो कितने पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स लिखवा दिया आपको। फोर्थ पॉइंट एक नॉर्मल जनरल पॉइंट है, फॉर डे टू डे बिजनेस डिसीजंस मेजॉरिटी रूल्स अप्लाइज। ठीक है, तो डे टू डे बिजनेस डिसीजन के लिए मेजॉरिटी रूल चल जाएगा कि भाई अगर 3 पार्टनर है एक्स वाई और जेड और तीनों सोच रहे थे कि हमको रॉ मटेरियल खरीदना है, तो रॉ मटेरियल हम किससे खरीदे, क्या हम ए से खरीदें कि रॉ मटेरियल बी से खरीदे। तो एक्स और वाई ने बोला कि भाई रॉ मटेरियल ए से खरीदो, जेड ने बोला रॉ मटेरियल बी से खरीदो। तो अब किसकी मानी जाएगी कि भाई ए से खरीदे कि बी से खरीदे, इस केस में फिर मेजॉरिटी की मानी जाएगी। तो मेजॉरिटी कहां पे है, ए पे है, तो इसलिए इस केस में फिर ए से ही खरीदा जाएगा। तो बस एक छोटा सा पॉइंट है कि कभी क्वेश्चन में ऐसा कुछ पॉइंट आ जाता है कि बताओ इस केस में क्या होगा, तो आपको फिर ये बताना है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, फटाफट से बताओ। इज द पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो बस ये सारी इंट्रोडक्टरी बातें मुझे आपके साथ करनी थी। तो आज का लेक्चर बस इसी के लिए मैंने रखा था, ये सब बताने के लिए। तो आई होप सारी बातें आपको समझ आ गई होगी। आज हम इतना ही करते हैं, बाकी इसको हम फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब अगली क्लास से बच्चों थोड़ा सा मतलब तैयार हो जाना कि अब हम धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेंगे। ठीक है, आज तो चलो पहली क्लास थी तो मैं थोड़ा नॉर्मली चल रहा था, ज्यादा टेंशन नहीं दे रहा था आपको, लेकिन अगली क्लास से फिर अब धीरे धीरे हमारी स्पीड भी बढ़ेगी, हमें फास्ट फास्ट चीजें करनी होगी। ठीक है,
तो तब तक इस पॉइंट्स को रिवाइज कर लेना। अगली क्लास में मैं आपकी किताब के इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिखा दूंगा और फिर हम लोग फिर आगे की मुद्दे की चर्चा करनी शुरू करेंगे। चलो जी।